आज हम लोग देखेंगे समवेग संरक्षण का सिद्धांत और इस सिद्धांत के द्वारा बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जैसे सबसे पहले देख लीजिए इस वीडियो में, यहाँ पर देखिए बॉल और पत्थर को दोनों को एक ही साथ जमीन में गिराया गया है और जैसे ही जमीन में ये गिरा है तो पत्थर केवल ज्यादा उछला है, बॉल नहीं। तो ये कैसे हुआ इसको भी देखेंगे। फिर कैरम बोर्ड जो है, कैरम बोर्ड खेलते हुए देखे होंगे किन्हीं को कि कैरम बोर्ड जब मारा जाता है गोटी से तो देखिएगा एक गोटी जाता है, दूसरा गोटी को मार करके उसको आगे भेज देता है और स्ट्राइकर जो रहता है वो वहीं रुक जाता है। ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से ही एक्सप्लेनेशन होता है। उसी तरह से अगर बंदूक चलाया जाता है तो बंदूक चलाने से क्या होता है, जैसे ही फायर कीजिएगा तो बंदूक जो है वो पीछे की ओर हटता है। तो ये भी होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से ही। उसी तरह से जब रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट का उड़ने में भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है। तो इसलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत को समझना जरूरी है और वही चीज आज हम लोग समझेंगे। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत को हम लोग कम समय में समझने के लिए मैंने पूरा इसका डिफिनेशन और इसका सत्यापन यहाँ पर लिख करके रखा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत का जो परिभाषा है वो क्या होता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का ऐसा समूह जिन पर बाहरी बल ना लगे उनका समवेग हमेशा बराबर रहता है। इसमें दो बात समझने वाला है, क्या कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का ऐसा समूह जिस पर कोई बाहरी बल ना लगे। क्या चीज बात है, बाहरी बल ना लगता हो तो, या वहां का जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जा रहा हो तो उसी समय ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि दो या दो से अधिक वस्तु है और उसमें बाहरी बल अगर ना लगे तो संवेग क्या रहता है, उनका संवेग हमेशा बराबर रहता है। एक माइंड में वर्ड आता होगा कि संवेग मतलब क्या, तो संवेग क्या है उसको तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि किसी वस्तु का जो वेग है और द्रव्यमान है दोनों को गुणा करेंगे। मतलब मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है और उनका वेग v है, तो इसको जब गुना किए तो जो फिजिकल राशि बना, जो भौतिक राशि बना या जो फिजिकल क्वांटिटी बना, उसी को कहते हैं हम लोग समवेग। तो अगर बाहरी बल ना रहे, सॉरी, अगर बाहरी बल ना लगे तो वस्तुओं का समवेग क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। अब चलिए इसका सत्यापन को देख लेते हैं। तो सत्यापन के लिए देखिए इस तरह से सत्यापन लिख लिए है और थोड़ा सा कंसिडर कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि मान लीजिए कि m1 और m2 दो वस्तु है और शुरू में इनका जो वेग है जो कितना है u1 और u2 है, जहां पर u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 है। कहने का मतलब ये है कि पीछे वाला जो वस्तु है वो तेजी से गति कर रहा है और आगे वाला वस्तु जो है वो थोड़ा धीरे धीरे गति कर रहा है। अब सोचिए पीछे वाला जो वस्तु है वो क्या कर रहा है, तेजी से जा रहा है और आगे वाला धीरे धीरे जा रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाएगा, टक्कर होगा, होगा कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ आया और यहाँ पर इनका टक्कर हो गया और टक्कर हुआ है। तो टक्कर होने के बाद जैसे कि स्ट्राइकर वाला देखें, कैरम कैरम खेलते समय, तो कैरम में जब स्ट्राइकर से किसी गोटी को मारिएगा तो क्या होता है, स्ट्राइकर जाता है गोटी को मारता है और क्या होता है, गोटी आगे भाग जाता है, स्ट्राइकर वहीं पर रुक जाता है। तो उसी तरह से जब पीछे वाला वस्तु इस आगे वाला वस्तु को टक्कर मारेगा तो क्या होगा, इसको आगे की ओर ढकेल देगा, फिर ये या तो रुक जाएगा या तो धीरे धीरे जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इनका वेग पक्का बात है चेंज होगा। तो इनका वेग शुरू में कितना था, u1 u2 था, अब टक्कर होने के बाद क्या हो गया हम लोग का, इनका वेग कितना है, तो v1 v2 हो गया। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पर सबसे पहले लिख लिए हैं कि माना कि m1 तथा m2 द्रव्यमान की वस्तुएं क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है, जहां पर u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 है। अब यदि दोनों वस्तुएं टकराती है, मतलब जब पीछे वाला का वेग ज्यादा है तो आगे वाला को तो टक्कर मारेगा ही मारेगा, तो आगे वाला को टक्कर मारता है तो इनका वेग जो है वो v1 v2 हो जाता है। तो जैसे ही से टकराया तो टक्कर के बाद तो इनका वेग में चेंजिंग आएगा ही आएगा। तो चेंजिंग आया और कितना हो गया इसका वेग, तो v1 और v2 हो जाता है। तो गति का तीसरा नियम से, तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु में बल लगाइएगा तो वो वस्तु भी आप में बल लगाएगा, यही कहता है। तो वही वाला नियम से, तो गति का तीसरा नियम से टक्कर के समय दोनों में लगने वाला बल, दोनों में लगने वाला बल कहने का मतलब ये भी इसमें बल लगा रहा है और ये भी इसमें बल लगा रहा है। तो ये जो बल होगा वो क्या होगा कि बराबर होंगे और विपरीत होंगे। मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब इसमें जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा,
तो ये इसमें जितना बल लगा रहा है उसी के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। इसलिए सीधा बात समझिए, ये इसमें जो बल लगाया मतलब कि ये वाला, और ये जितना बल इसमें लगा रहा है मतलब कि ये वाला, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम से आया है। एक चीज और बता दें कि इस इधर जो लिखे हैं इसको रटने का जरूरत नहीं है। अभी जो हम समझाएं कि m1 और m2 द्रव्यमान का वस्तु का वेग u1 और u2 है, जिसमें u2 ग्रेटर देन u1 ग्रेटर देन u2 है, ऐसे टाइप से लिखना है। अब बता देना है कि ये जब टकराते हैं तो टकराने के बाद इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। इतना लिखने के बाद गति का तीसरा नियम लगाइएगा और यहाँ तक आ जाइएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ तक आप आ जाइएगा तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु में अगर बल लगा रहे हैं तो उसमें कितना बल लग रहा है, इसको अगर हमको जानना है तो उसका द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है या एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसको गुना करते हैं। तो देखिए इसमें बल लग रहा है, तो इसमें जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको जानना है तो क्या करेंगे, तो इसका मास द्रव्यमान को गुना किए और इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसको लिखें। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान को m2 माने है, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसको हम मान लेते हैं कि a2 है। अब क्या हो, ये माइनस को उतार दिए। अब इसमें जो बल लग रहा है उसको अगर हमको जानना है तो क्या करेंगे, तो इसका द्रव्यमान है और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुना करेंगे, इसलिए m1 और m2 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर कि ये वाला को यहाँ पर जैसा का तैसा उतार दिए। और ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v और u क्या है, तो अंतिम का वेग v हुआ, अब प्रारंभ में जो वेग है उसको कहते हैं हम लोग u, तो अंतिम वेग इसका प्रारंभिक वेग v2 माइनस u2 का होल बाई टी। और जहां पर t कितना है वो क्या है, तो t जो है वो इन वस्तुओं का वेग में चेंज होने में लिया गया समय। तो वही चीज को अगर आप यहाँ लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि t इक्वल टू वेग को u से भी होने में लिया गया समय, ऐसा यहाँ पर लिखिएगा। जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अब देखिए उसी तरह से ये निकालना है, तो ये माइनस में m1 उतार दिए। अब ये पहला जो वस्तु ना इसका त्वरण निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ये जो वस्तु है इसका जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग है उसको घटाएंगे। इसका अंतिम वेग कितना है v1 और इसका प्रारंभिक वेग कितना है u2, उसी को घटाएं और t से भागा किए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग का इतना बराबर इतना हो गया। यहाँ से हम लोग का t और ये t कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या होगा, देखिए ये और ये गुना हुआ तो m2 v2 हुआ और ये गुना हुआ तो कितना हुआ m2 u2 हो गया। ठीक है, फिर ये उतार दिए, ये माइनस को उतार दिए, इसको गुना कर रहे हैं तो m1 v1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस m1 u1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये लाइन आ गया। अब क्या किए कि माइनस माइनस वाला को पलट रहे हैं, ये माइनस में है इसको इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, तो ये इधर आया प्लस में, तो कितना हो गया हम लोग का m1 v1 और ये वाला अपना यहाँ पर रख गया m2 v2 और ये माइनस में है इसको उधर ले गए, तो माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए हो गया हम लोग का कितना यहाँ पर m2 u2। अब सोचिए कि ये दोनों मिल करके इस दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी तो इनके बराबर ही होगा ना, तो इसलिए क्या कि इसको हम पलटा दिए। तो पलटा दिए तो क्या हुआ देखिए, तो ये वाला m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हुआ m1 v1 प्लस m2 v2, यही वाला चीज यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो शुरू में इसका समवेग कितना रहा होगा, दिमाग लगाइए। इसका समवेग जानना है तो क्या करेंगे, मास और उसका वेलोसिटी से गुना करेंगे। तो m1 u1 इसका समवेग कितना होगा, तो m2 u2, है कि नहीं। तो इन दोनों का समवेग कितना है, तो m1 u1 और m2 u2। अब लास्ट में जब टक्कर हुआ उसके बाद इनका समवेग कितना हो रहा है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो अंतिम में इसका समवेग कितना हो रहा है, तो चलिए दोनों का निकालिए, m1 v1 और इधर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका मास और द्रव्यमान वेलोसिटी को गुना कीजिए ना, तो कितना हुआ m2 v2। तो देखिए तो शुरू का समवेग और अंतिम का समवेग दोनों बराबर दिखा रहा है, इसमें हम यहाँ बराबर दिए। तो क्या हुआ कि शुरू में जितना समवेग था उतना ही समवेग फिर से रह गया, है कि नहीं। तो इससे हम लोग को ये समवेग संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है। तो एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरह से परिभाषा लिखना है और इसी तरह से सत्यापन करना है। सत्यापन करते समय इसको रटने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हाँ, इसको जो बनाए हैं ना, इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये संवेग संरक्षण क्या है और इसका सत्यापन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अभी जो वीडियो देखे थे, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसे कि एक बार फिर से देखिए यहाँ पे जो वीडियो है, इसमें पत्थर और गेंद को दोनों को नीचे गिराए। तो जैसे ही गेंद ज़मीन में टच किया, मतलब कि गेंद जो है वो ज़मीन में बल लगाया, तो ज़मीन भी तो उसमें बल लगाया होगा, ठीक है? तो ज़मीन जब उसमें बल लगाया, वही बल को वो पत्थर में ट्रांसफ़र कर दे रहा है और पत्थर में जब ट्रांसफ़र किया, तो क्या हुआ कि पत्थर में जो बल लगा, उसके चलते बल आगे उछल गया। तो मेरे अंदाज से ये जो घटना घट रहा है, ये क्यों घट रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से कैरम बोर्ड वाला का देखते हैं। तो कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ के हम लोग मारते हैं। तो जब मारेंगे तो स्ट्राइकर में क्या है, समवेग है, तो जाएगा और अगला गोटी को मारेगा और जितना समवेग है ना, उतना ही समवेग से आगे वाला गोटी को मारेगा, ये रुक जाएगा और जितना भी एनर्जी है वो ट्रांसफर कर देगा गोटी में, तो वो गोटी आगे भाग जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी घटनाओं का समवेग संरक्षण का सिद्धांत के हिसाब से व्याख्या हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा जानकारी आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।